कास्टिंग काउच का जो मसला है वो देश में हर जगह पर देखने को मिलता है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है? कोई ऐसा किस्सा जो आपके ज़हन में हो? बड़े सुपरस्टार का भी नाम ले लेते हैं कि उनके साथ आपका सीन रहेगा, बहुत अच्छा सीन है। आपका एग्रीमेंट भी होगा लेकिन उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा। किसी के साथ ऐसे ओपनली बोलते हैं, अब मैं अभी यहाँ पर क्या बोलूँ? बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी हुआ है। भाभी जी घर पर हैं, ये प्रोजेक्ट जी, कैसे मिला? उसमें ऐसा क्या है आप बताओ, जो धुरंधर में नहीं था? इतनी हिट मूवी दी है उसने और इतनी मेहनत की है रणवीर सिंह ने, फिर भी उसका किसी ने कोई तारीफ नहीं, कुछ भी नहीं बोला। कोई बॉलीवुड से कुछ बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन क्या इंडस्ट्री में अंग प्रदर्शन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है? और आजकल तो हर मूवी मुझे लगता है कि इंटीमेट सीन्स के बिना चलती ही नहीं है। पेपराज़ी पहले वहाँ पर पहुँचता है, क्या ये पीआर स्टंट होता है? मोस्टली लोग इन्फॉर्म ही करते हैं जो वहाँ पर आते हैं एयरपोर्ट में, पैसे भी देते हैं, तो पीआर स्टंट है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਐਪੀਸੋਡ ਭਾਬੀ ਜੀ ਘਰ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। प्रीति कुशवाहा ਦੀ मैं गल कर रहा। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मैं। थैंक यू सो मच अमर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। प्रीति जी ये अगर बात करें आपके किरदार की, अभी तक हमने देखा है कि भाभी जी घर पर हैं और एक और शो था जो काफ़ी ज़्यादा हप्पू की विश्वविख्यात उल्टन रहा। पलटन या बिल्कुल। और इस तरह के कितने शोज़ हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, आप हमें बताएं कहाँ-कहाँ पर आपने काम किया है और कौन-कौन से जो एपिसोड हैं या फिर टीवीसी हैं या फिर बड़ी फ़िल्में हैं, वो आपके प्रोफ़ाइल में फिट बैठती हैं? Ji, it's been 4-5 years. I'm working in this industry. So I have done many TV serials and web series also. So अभी तो हमारा वर्टिकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो हम वर्टिकल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो जैसे कि आपने सुना होगा, भाभी जी घर पर है, एंड देन हप्पू की उल्टन पलटन, एंड हुँ, देन हुँ। कुंडली भाग, कुमकुम भाग, सो पहले आते थे। और अभी भी मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए हैं, आई मीन मोर देन 100। अभी देखिए एक-एक करके सीरियल्स पर भी मैं आऊँगा, लेकिन ये समझ से परे था कि एक छोटे शहर की लड़की इलाहाबाद की गलियों से उठकर फिर मुंबई तक का ये सफ़र, ये कैसे रहा है? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैं घर से निकली थी, आपको पता है कि यूपी अभी भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। वहाँ की लड़कियाँ बहुत कम बाहर निकल पाती हैं और मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, जो मैं वहाँ से यहाँ तक अकेले सफ़र किया। और बहुत कुछ हमने सीखा भी इस दौरान, जो हमारा बीच का सफ़र हुआ है। हमारे पहले माताजी या हमारे जो रिलेटिव हैं, उन्होंने भी पहले मुझे अलाउड नहीं किया था। हुँ, हुँ। इवन अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि इसमें मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुँ, हुआ है, हुँ। उनकी वज़ह से मैं आज यहाँ मुंबई तक पहुँची हूँ। ओके। अदरवाइज़ रिलेटिव तो आप जानते हो, वहाँ की लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, आई मीन और 10-15 इयर्स में शादी कर देते हैं, तो मेरा भी वैसा ही हो जाता, बट आई एम वेरी लकी कि मैं यहाँ तक पहुँच जी, पाई हूँ। 10 से 15 साल में शादी, लेकिन घर वालों ने समझा कि इस लड़की में टैलेंट है और आपको मुंबई भेजा। तो पहली बार जब पिताजी से बातचीत की कि हाँ, मुझे मुंबई जाना है, तो सीधा आप चल दिए या फिर पहले इसके लिए आपने थिएटर में एक्टिंग की है, छोटी शुरुआतों के माध्यम से आप यहाँ पर पहुँचे हैं? बेसिकली अमर जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे किसी ने यहाँ पर भेजा नहीं है। और मैं बस मेरा शुरू से जब मैं स्टडी कर रही थी, छोटी-सी थी, तो मेरे अक्सर मैं अपने पिताजी को देखती थी कि उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं हमारे फीस वगैरह देने के लिए। वो गाँव है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम जॉब वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो हुँ, पिताजी हमारे बेसिकली फार्मर ही थे। हुँ, तो हुँ। उन्होंने वहाँ से वो जो भी फाइनेंशियली इतना ज़्यादा, मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वो जो फाइनेंस ज़्यादा हो नहीं पाता था, तो मैं देखती थी मेरे पिताजी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हमें वो फीस वगैरह देने के लिए। तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है और मैं यहाँ से निकलूँगी। हुँ। तो सारे लोगों को से जब ये पता चला कि मैं बाहर जा रही हूँ या बाहर, तो
बहुत सारे लोगों ने मना किया, मेरी माताजी इवन उन्होंने उनको भी कभी ऐसा नहीं था कि मैं बाहर आऊँ। और मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने पढ़ाया, हमने ग्रेजुएशन किया है मैंने, बीएससी बायोलॉजी से किया है मैंने। हुँ। उसके बाद मैं आ गई लेकिन मैं बताकर नहीं आई थी जब मैं बॉम्बे आई हूँ। मैं आ गई हूँ, जब सेटल हो गई हूँ, सब कुछ ठीक-ठाक चलने लगा, तब मैंने फ़ोन करके बताया कि मैं बॉम्बे में घर से भाग लिए थे क्या? भागा नहीं कह सकते आप बट एक्चुअली मैं बाहर रह के ही पढ़ाई करती थी, घर में नहीं थी। ओके। तो मैं जैसे हॉस्टल में रह के एंड मैं आज से नहीं मैं बहुत सालों से मुझे लगता है जब से मैं होश संभाला कहते हैं ना, हुँ, 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 तब हुँ। से मैं जॉब कर रही थी। तो मैं जॉब ओके। करती थी, जो हमारी लोकेशन थी जॉब की वहीं से डायरेक्ट आ गई थी मैं, तो कौन से कॉलेज बिना में थे बदल आप? मैं यहाँ गोहन्या एक कॉलेज है जसरा के पास, उस कॉलेज में थी, इलाहाबाद में ही है। हुँ। मैं वहीं से पढ़ाई करती थी और फिर पढ़ाई करते-करते जॉब भी करती थी पार्ट टाइम, ताकि मैं अपने पिताजी का सपोर्ट कर सकूँ। हुँ, हुँ। तो आपने कहा कि तो जब आप मुंबई पहुँची तब बताया है घरवालों को फ़ोन करके कि हाँ, ये काम मैंने कर दिया है। तो मुंबई में पहला हेल्पिंग हैंड कौन था? क्योंकि हर किसी का गॉडफ़ादर होता है, बिना गॉडफ़ादर के तो आपको वहाँ पर जॉब भी नहीं मिलता। जी, मेरा मुंबई में कोई नहीं है, मैं मुंबई बिल्कुल अननोन सिटी मेरे लिए जब मैं मुंबई आई थी तो मेरा कोई नहीं था, जब फर्स्ट डे मेरा था तो मैं ऐसे ही आई थी। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे जब मैं बॉम्बे में आई थी। हुँ, हुँ। तो मैंने ऐसे जो सार्वजनिक टॉयलेट वगैरह होते हैं, मैंने वहाँ पे उसी दिन नहाया और वहीं पे रहने-वहने का एक किसी का पार्लर वगैरह बन रहा था, जो मैन्युफैक्चर वहाँ चल रहा था, प्रॉपर बना नहीं था। तो उन्होंने कहा अभी रहने के लिए तो आप आज रात यहीं पे आप रुक जाओ। तो हमने मैं वहीं पे रुकी और बाहर से बस मुंबई का वड़ा पाव फेमस है। जी, पैसे भी नहीं, वही खा के मतलब थोड़े दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मुझे रहने की जगह नहीं मिली। मुंबई बहुत महँगा सिटी है, बहुत महँगी है। तो मैंने फिर ऑनलाइन एक जॉब ढूँढी और उसके बाद मैंने पीजी ढूँढा ऑनलाइन। हुँ, हुँ। सब मैंने ऑनलाइन अरेंज किया और जॉब मेरी पहली जॉब थी मुंबई में जो मैं गारमेंट्स की एक शॉप थी जो मैन्युफैक्चरर थे, वो बनाते थे तो वहाँ पे मुझे एक जॉब मिली। पैसे उतने नहीं थे बट मैंने सोचा चलो खाने-पीने का घर तो चल जाएगा बस। तो मैंने वो बिल्कुल। जॉइन तो जैसे कि आपने ये शुरुआत की, आप बता रही हैं कि आपने एक छोटी-सी नौकरी से शुरुआत की, उसके बाद धीरे-धीरे मौकों को आपने तलाशा है। लेकिन आपको भी पता होगा जी। पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए पैसे लगते हैं, फ़ोटोग्राफ़र के पैसे, फिर ऑडिशन पर आप जाते हैं, तो जो ब्रोकर होता है, वो भी कई बार आपसे पैसों की डिमांड करता है। तो वो दिन कैसे थे आपके लिए? एक्चुअली अमर मैं बताना चाहूँगी कि जो पोर्टफोलियो होते हैं वो मॉडलिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारे टीवी सीरियल्स के लिए हमारे लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको ऑडिशन हुँ, हुँ। और जी। आपको मोबाइल से क्लिक की हुई 2-4 पिक्चर, हुँ, हुँ, हुँ। वही चीज़ मेन नंबर एंड पोर्टफोलियो तो आपको मॉडलिंग में चाहिए होता है। हुँ, हुँ। तो हमने कभी पोर्टफोलियो कराए नहीं क्योंकि मैं मॉडलिंग से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ। पहले मैं हुँ, एक्टिंग पर ही फ़ोकस किए हैं हुँ, हुँ। एंड 1-2 टाइम वर्क किए हैं मैंने बट हमने ये पोर्टफोलियो कभी नहीं बनवाया। बिल्कुल, टीवीसी में तो या आमतौर पर देखते हैं पोर्टफ़ोलियो आमतौर पर होता ही है, हाँ, राइट? वो मॉडलिंग में हाँ, बेसिकली मॉडलिंग में अगर आप जाओगे तो आपको पोर्टफोलियो और यहाँ पे गुमराह करने के लिए भी बहुत सारे फेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप पोर्ट जिनको कुछ नहीं पता होता है, नए-नए हुँ, हुँ। बॉम्बे में आए होते हैं, तो अगर आप कहीं भी जाओगे तो बहुत सारे ऐसे फेक बैठे हुए हैं लोग जो कहते हैं आप पोर्टफोलियो बनवाओ, हमारे यहाँ से बनवाओ, 20,000, 15,000, 30,000 जो जिसका है, आप बनवाओ यहाँ से हम आपको काम देंगे। हुँ, हुँ। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, हुँ, हुँ। बट दैट इज़ टोटली स्कैम। अच्छा, यस। छोटे शहरों की और लड़कियाँ भी आपको देखकर जाएँगी, हौसला रखेंगी, लेकिन उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए? कास्टिंग काउच का जो मसला है, वो देश में हर जगह पर देखने को मिलता है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है? कोई ऐसा किस्सा जो आपके ज़हन में हो, जिससे आप भी गुज़री हों? जी, मुझे ऐसा लगता है जो नए-नए बॉम्बे में लोग आते हैं, वो उनको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना है।
बट मुझे लगता है उनको ये फेक लोगों से जो स्कैम चल रहे हैं इन सब चीजें से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हर किसी पर ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना भी दिमाग चलाना जरूरी होता है। आप ब्लाइंड होके किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। जी क्योंकि अगर आप पूछेंगे हमें टीवी सीरियल के लिए, तो कोई आपको बोले नहीं आप ये करो, मीटिंग्स होती है मीटिंग करो एंड पोर्टफोलियो बनवाओ, जैसा कि आपने अभी कहा। तो ये सब चीजें बिल्कुल स्कैम है। आपको एक ऑडिशन चाहिए होता है और प्रॉपर नेचुरल आपकी दो चार पिक्चर्स मोबाइल से भी क्लिक करके आप दे सकते हैं। तो ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए आने से पहले। बिल्कुल, आमतौर पर हम देखते हैं, जैसे आपने ये जालसाज़ों की बात की है, आमतौर पर ये जो इसको एक सरगना ही कहेंगे। जेडब्ल्यू मैरिट के रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं और प्रोजेक्ट के नाम पर ये मॉडल से वहाँ पर मुलाकात हम्म। करते हैं और वहीं से ज़्यादातर कास्टिंग काउच का सिलसिला शुरू होता है। तो आपको लगता है कि ये धड़ल्ले से इस वक़्त मुंबई की महानगरी में चीज़ें चल रही हैं, जो कि गलत है? ये तो हर गलियों में होता है, हर जगह हर कोई अपना इंस्टीट्यूट। आजकल तो ऐसे भी हो रहे हैं कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद आप जैसे ही ऑडिशन के लिए जाते हो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आपको सीधा अपना मेरा ये स्कूल है, आप स्कूल ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग कर लो, इसकी आपको देने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। तो ये भी एक स्कैम ही है, क्योंकि अगर पब्लिक को बुलाने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये भी स्कैम ही है। इन सब बिल्कुल, मैं चीजों से बचना चाहिए मुझे जी, लगता जी, है। मैं स्कैम की बात नहीं कर रहा, मैं कास्टिंग काउच की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी हुआ है, ये तो बहुत आम बात है, ऐसा होता है कास्टिंग काउच के। अभी मैं ओपनली बताऊं, लेकिन डायरेक्ट बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पीठ पीछे या तीसरे पर्सन की वजह से बोलेंगे, ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि ऐसा इ है, ये इन प्रोजेक्ट है। इनके शब्द क्या होते हैं? मतलब ये जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको यूथ देख रहा है, कई महिलाएँ देखेंगी, कई बच्चियाँ देखेंगी जो आपकी तरह बनना चाहेंगी। इनके जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? कैसे मैनिपुलेट करते हैं लड़कियों को? ये पहली बात तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी मूवी है, और किसी बड़े, कभी कभी किसी बड़े सुपरस्टार का भी नाम ले लेते हैं कि उनके साथ आपका सीन रहेगा, बहुत अच्छा सीन है, आपका एग्रीमेंट भी होगा, लेकिन उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा किसी के साथ, ऐसे ओपनली बोलते हैं। अब मैं अभी यहाँ पर क्या बोलूं, ओके, लेकिन बोलते हैं। समझ गया वो बात। तो ज़्यादातर इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो ऑडिशन लेने वाली कास्टिंग टीम होती है, वो इसमें शामिल होते हैं या डायरेक्टर होते हैं? कोई कोई तो ये बोल देता है अपने आप को कि मैं डायरेक्टर हूँ, हुँ, मैं हुँ। खुद ही फिल्म कर रहा हूँ, ऐसा। और बेसिकली थर्ड पर्सन के थ्रू ही होता है ये, डायरेक्ट कोई भी आपसे मिलने नहीं आता। थर्ड पर्सन जो कहता है कास्टिंग करता हूँ, वही बीच का इंसान होता है, वही बुलाता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टर से मीटिंग है, एक बार आ जाओ। और बेसिकली इन्फिनिटी मॉल जो अंधेरी में है, वहां पर बिल्कुल। बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। बुलाते हैं वहां पर कि आ जाओ, मीटिंग करा देता हूँ, इतना बजट है और ऐसा काम है, यही बुलाते हैं, यही कह के। तो नाम मत लीजिए, इस कड़ी में कई नामी एक्टर्स, कई एक्टर्स भी हैं। हाँ, अभी कई लोग तो फंस भी जाते हैं, देखो, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अभी सबका क्या होता है, सब अपना घर छोड़ के आए हुए होते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नहीं होता उनके पास, तो वो फंस जाते हैं। या तो उनको पता नहीं होता, मैं ये कहूंगी कि या तो शायद उनको पता नहीं होता है, या फिर उनकी बातों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। और फिर जब ये सब चीजें हो भी जाती है, फिर भी उनको काम नहीं मिलता। और हुँ। आप देखते होंगे आमतौर पर बहुत सारे आर्टिस्ट, देखो आप, जो नोन है, बहुत नोन है, उनको तो पता चल जाता है कि चलो उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन ऐसे जाने कितने हैं जिनका आपको पता ही नहीं चलता, जो फेमस ही नहीं है, उनके बारे में आप कैसे पता चलेगा। मतलब ये जो आपने बात कही है ना कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं ये चीज़ों के बाद, तो यानी ये चीज़ बहुतायत गिनती में हो रही है लेकिन इस पर कोई बोलता नहीं है और पेपराज़ी की बात करें, वो सिर्फ़ पीआर करने में बिज़ी है। इन मामलों को गंभीरता से उठाना भी कोई मुनासिब नहीं समझता। किसी को क्या पड़ी है, ऐसा अब तो ऐसा हो गया है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा सब अपने लाइफ में, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है ना। अगर इतना ज्यादा इस चीजों पर अगर रोक लगने लगे, तो ऐसा यहाँ तक तो नहीं पहुंचेगा, लोग कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं।
कितने लोग हैं जो उनको घर जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, फिर वही कि घर वाले चलो शादी वादी करा देते हैं। फिर ये भी होता है ना कि फैमिली का भी बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है कि भाई देखो ये नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप वहां पे मुंबई में क्या कर रहे हो, अगर चीजें नहीं हो रही तो आप चुपचाप घर आ जाओ। फिर घर वालों के पास ऑप्शन नहीं होता, फिर शादी कर देते हैं। लेकिन प्रीति, जो लोग ये कॉम्प्रोमाइज जैसी स्थिति में फंसते हैं, लड़के भी हैं उसमें, लड़कियां भी हैं, कई सीनियर एक्टर भी हैं, तो ये कैसी मानसिकता हो जाती है? इसको मजबूरी का नाम दें या फिर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसमें हम कलाकार हैं, ऑन स्क्रीन पर भी हम किसिंग सीन करते हैं, इंटीमेट होते हैं, और बाद में कर लिए तो क्या अर्ज है? ये मानसिकता कैसी है? नहीं नहीं, मतलब देखो जो भी कर रहा है ना तो वो मजबूरी में ही कर रहा है। बिकॉज ओके। आप नहीं चाहोगे, आप कैसे, आप एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपने लिए, आपकी भी तो अपनी कोई चॉइस होगी ना कि मेरा ये चीजें है, मैं इसी के साथ कर रही हूँ, लेकिन जो वहां पर जिसके साथ आप कर रहे हो उसमें तो आपकी कोई चॉइस नहीं है ना। वो तो वहां का बंदा क्या होगा, कैसा होगा, वो तो आपकी फिर मजबूरी हो गई ना कि आप जबरदस्ती कर रहे हो कि मुझे काम मिलेगा या बहुत बड़ा स्टारडम मिलेगा या फिर मैं बहुत सुपरस्टार बन जाऊंगी या फिर बहुत मुझे मूवी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें दिमाग में रख के लोग मुझे लगता है कदम उठा लेते हैं। तो यंग लड़कियां होती हैं 18 साल से लेके 20, 22, 25 तक, और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ऐसा अप्रोच करते हैं, या यंग ज्यादा होते हैं इसमें? नहीं नहीं, यंगस्टर तो बिल्कुल नहीं है ये, इसमें मैं कहूंगी कि मिड एज वाले ही हैं। मिडल्स वाले ही हैं। चलिए, मिड अब वाले हैं। अब बात करते हैं आपके प्रोफाइल को लेकर। भाभी जी घर पर हैं, ये प्रोजेक्ट जी, कैसे मिला आपको, और इसमें किरदार क्या था आपका? यहाँ पे मैंने अंगूरी भाभी का किरदार किया था जो डुप्लीकेट होती है। यहाँ पे वो तिवारी जी कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे देख के उनको लगता है कि मैं ही अंगूरी भाभी हूँ। तो ओके। हमने ये अपने प्रोफाइल पे भी पोस्ट किया है, तो ये हमारा सीन वहां पर होता है। तो बहुत और भी मैंने रोल किए हैं उसमें। बिल्कुल, उसकी स्टार कास्ट की बात करें इस एपिसोड की, टीका, और वो जो पुलिस का किरदार निभाते हैं वो भी यूपी के एक्सेंट में, उनके बोलने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। इसकी ज्यादातर टीआरपी यूपी बिहार जी में जी। है, मध्य प्रदेश में है, या फिर और राज्यों में भी है? नहीं, ये बहुत आपने देखा होगा, किसी को भी आप बच्चे भी इसका नाम, आप नाम बता दोगे तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि नहीं भाभी जी। इतना फेमस सीरियल था, बहुत ज्यादा फेमस सीरियल था ये, और लोगों की जुबान पर है ये, बच्चों के भी। अब बाकी सीरियल जी। नए जो भी आते हैं आप नाम लोगे तो नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने बोल दिया भाभी जी तो हर बच्चा जानता है भाभी जी भाभी जी। तो आपको अंगूरी प्रीति भाभी की वजह से। तो आपको प्रीति कुशवाहा कहलाना पसंद है, अंगूरी भाभी, या फिर भाभी जी? नहीं, मैं मुझे लगता है कि आप प्रीति ही बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा अच्छा, लगेगा। किरदारक नाम पसंद नहीं है। चलिए, फिर भी उसमें जो, किरदार तो बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो डायलॉग था वो आप सुना देंगी हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, वो तिवारी जी हमसे कहते हैं कि अरे मैंने सोचा तो मैं उनको थप्पड़ मारती हूँ तिवारी जी को। हम्म। और मैं बोलती हूँ कि मैं अंगूरी भाभी नहीं हूँ। तो हम्म। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैंने अब मुझे गलत फहमी हो गई है। तो हम्म। मैंने बोला अच्छा, कोई भी लड़की तुम्हें पीछे से अगर अंगूरी भाभी लगेगी तो तुम जाके उससे चिपक लोगे। हम्म। मैं ऐसा बोलती हूँ उनको, फिर एक और थप्पड़ मारती हूँ। थोड़ा उसी तो अंदाज ऐसा। में बोलिए ना, आपने तो बहुत फॉर्मल तरीके से बता दिया। हाँ, तो वो मुझे कहते हैं अरे अरे, मैं तो अभी थोड़ा यूपी टच था, वो जो हमारी स्क्रिप्ट में लिखा होता है वही हम बोलते हैं। तो ऐसे ही हिंदी ही है, लेकिन आप जानते हो थोड़ा यूपी टच होता है, आपने अगर देखा होगा सीरियल तो आपको पता होगा, ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं वैसे ही हम्म। टोटली हिंदी है। हम्म। तो बस नहीं थोड़ा सा चलेगा, यूपी वाला चलेगा, मुझे थोड़ा सा सुना वो दीजिए ना। वो लैंग्वेज होता है, नहीं वो कहते हैं तिवारी जी मुझसे है कि अच्छा, मुझे लगा अंगूरी भाभी है, तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हें पीछे से कोई अंगूरी भाभी लगेगी तो तुम जाके उससे चिपक लोगे। जी। यही डायलॉग हमने बोला था, ये है उसमें। आप देखोगे तो अभी भी एपिसोड अगर नंबर है हमारा, अगर आप उस पे जाके देखोगे तो अभी भी बिल्कुल, हमने देखा है। और अभी अगर स्टार कास्ट की बात करें तो सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके आपने क्या सीखा, और क्या अप्रोच था उनका? क्योंकि एक एक्सेप्टेंस भी बहुत देर बाद आती है। सीनियर एक्टर्स का सुना है काफी अलग एटीट्यूड होता है जूनियर्स के लिए। नहीं। जूनियर्स क्या है, जूनियर एक अलग हमारे होता है, जैसे करेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, बाकी पैरेलल लीड होते हैं, लीड होते हैं।
और जूनियर तो बहुत जूनियर होते हैं जिनका कोई डायलॉग्स नहीं होते, वो सिर्फ खड़े रहते हैं। ओके, ओके। तो आप सीनियर तो कैटेगरी में आ गई हैं? तो जी, तो वह हमने हम मैं तो जूनियर नहीं था, हमारा हमारा कैरेक्टर आर्टिस्ट था, जो हमने उनके साथ काम किया, वो हमसे बहुत सीनियर है और मैंने तो उनसे बहुत चीजें सीखी है, उनको देख के सेट पे कि कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है अगर आप ऐसे किसी एक्टर के साथ आप काम करते हो तो। अच्छा, नेपोटिज़्म से परेशान है हर कोई अभी भी? अभी भी है। मैं बोलूंगी ऑनेस्टली, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अभी भी है। लोगों को अगर आपकी पहचान है कहीं पे तो टैलेंट भी है, लेकिन पहचान ज्यादा मैटर करती है। हुँ। जी। अभी हम्म। पंजाबियों की बात करें तो अब पुराने समय में क्या हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो बहुत सारे कलाकार लाहौर से भी इधर आए, पंजाबी कम्युनिटी के लोग भी देखिए मुंबई में छाए हुए हैं। जैसे धर्मेंद्र जी का परिवार है, कपूर फैमिली है वहाँ पर, अब खान ब्रदर्स का यहाँ पर जो पूरा सिक्का चल रहा है वो भी अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी उनके जो आगे जनरेशन है, तीसरी चौथी जनरेशन के जो लोग हैं वो लगातार फ़िल्मों में दिख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि टैलेंट आप में नहीं है या फिर बाकी लोगों में नहीं है। तो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ खटकती नहीं है या फिर बाकी जो आपके साथी हैं, एक्टर, एक्ट्रेस हैं, उनको ये चीज़ खटकती नहीं है कि हम में ऐसी क्या कमी रह गई, जो मौके नहीं दिए जा रहे? खटकती तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान की। अभी देखो, आप भी देखो कि मूवियों में वही वही आ रहे हैं, वही कितनी पब्लिक है मुंबई में, आपको भी पता है, और बहुत से टैलेंट ऐसे हैं जिनको मूवियाँ मिल सकती है, लेकिन देखो वही पुराने एक्टर हर बार उसी मूवी में, हर बार उनकी नई मूवी आती है। हमने कभी कोई नया एक्टर, एक दो आ जाते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन नए एक्टर को चांसेस बहुत कम मिलते हैं। आप पुराने एक्टर वही अभी तक काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो पुराने एक्टर को चांस ही नहीं मिलता है। जी, तो टीवीसी से ये शुरुआत हो सकती है या फिर सीरियल से शुरुआत हो सकती है या फिर ओटीटी से शुरुआत कोई कर सकता है? आसान माध्यम क्या है? आसान माध्यम तो मैं कहूंगी कुछ भी नहीं है, बस आप अपने काम करते रहो। एक वो भी होता है, किस्मत भी हो जाती है कि अगर आपने वहां तक पहुंच गए, आपका जैक लग गए, या फिर कहीं ना कहीं से, कि आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि आप सोशल मीडिया से एक्टर जाते हैं जिनके फॉलोवर्स ज्यादा हैं, तो उनका भी फायदा होता है कि आपके व्यूज बढ़ेंगे, देखने वाले लोग काफी होंगे। तो आजकल ऐसे भी कास्टिंग हो रही है, हुँ, हुँ। जिनके फॉलोवर्स ज्यादा है, मिलियन में, बहुत सारे मिलियन है, तो हुँ, उनको हुँ। आए या ना आए, लेकिन कास्टिंग वाले उनको अप्रोच करते हैं, हुँ, बिकॉज कि उनके व्यूज भी बढ़ेंगे, ऑडियंस ज्यादा रहेगी, इसलिए ऐसा भी होता है। अच्छा, टैलेंट का तो एक एसोसिएशन भी होती है आपकी, जितने भी कलाकार होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। सुना है उसका कार्ड बनवाने के लिए भी लाखों का पैसा लगता है और दूसरी बात ये कि जो एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है उसे ही इंडस्ट्री में काम मिलेगा, बाहरी को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, बहुत सारे देखो, जो हम लोग भी डायरेक्ट प्रोडक्शन में बहुत कम हमारा होता है, प्रोडक्शन जाते हैं, लेकिन आजकल जब से लॉकडाउन लगा था तब से सब लोगों ने अभी ऑनलाइन कर दिया है, तो आपको प्रोडक्शन जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले आपको पूछेंगे कि आप घर से बना के ऑडिशन दे दो, और हुँ, प्रोडक्शन में जाओ तो वही मिलता नहीं है। कास्टिंग वाले भी 1 बजे के बाद ही आते हैं, और कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आजकल कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर सब डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हुँ। सबके कोऑर्डिनेटर है। तो अभी भी जो कास्टिंग होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है, आपको किसी ना किसी के कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा आपको। और चीजें आजकल सब ऑनलाइन होती हैं, तो आपको प्रोडक्शन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हुँ, वो हुँ। जब लुक टेस्ट हो गया या फिर आपको बुलाया गया, तभी आपको जाना पड़ता है। अच्छा प्रीति, आप यंगस्टर हैं, आपने और यंगस्टर भी देखे होंगे, चाहे डिप्रेशन कहें या फिर स्ट्रेस की वजह से कहें या फिर काम ना मिलने की वजह से, क्या इंडस्ट्री इस तरीके से भी धूमिल हो रही है? बहुत से जो अ, यूथ यूथ है हमारा, वो ड्रग्स की ओर जा रहा है, नशे की ओर जा रहा है। इज़ इट ट्रू? जाते हैं बहुत सारे हुँ, लोग। अभी ये तो फैशन हो गया कि आपको क्लबिंग करनी है, क्लब जाना है, ये तो कॉमन हो गया, हुँ, और हर कोई जाता है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अ, हुँ, अब सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं टिप्पणी
नहीं दे सकती, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसकी वजह से सोचते हैं कि डिप्रेशन है, काम नहीं मिल रहा है, महीनों महीनों तक सालों सालों तक काम नहीं मिलता, तो आ जाते हैं डिप्रेशन में। उसकी वजह से सोचते हैं कि चलो नशा कर लिया तो चीजें भूल जाएंगे, तो करते हैं बहुत सारे लोग। कोई आंकड़ा पता होगा आपको, हालांकि आप तो मुंबई में रहती हैं, अखबार भी पढ़ती होंगी, कितना यूथ आता है, कितनों को कामयाबी मिलती है, या फिर कितने ऐसे हैं जो वापस चले जाते हैं जिन्हें काम तक नहीं मिलता या समझ ही नहीं आता मुंबई का सिस्टम। सपनों की नगरी हम जरूर कहते हैं इसे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 50% लोग तो 1-2 साल में ट्राई करके चले ही जाते हैं, हम्म। 50% लोग। और 10% ही है, मुझे लगता है बहुत ऊपर तक पहुंच पाते हैं, बहुत सही रास्ता। अगर यहाँ पर क्या होता है ना, पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात ये है कि आपको सब चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है आपको। कुछ लोग हैं बॉम्बे देख के बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते, डायरेक्ट टॉप वाली पे जाना चाहते हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, फिर वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे ही गिर जाते हैं, हम्म। तो ऑप्शन नहीं मुंबई बचता। मुंबई सेफ है लड़कियों के लिए? हाँ, सेफ है। क्योंकि 24 तो घंटे जिंदगी चलती है, वो अपने हाथ में है, आपको सही चलना है या फिर गलत चलना है। बाकी तो अगर ऐसा आप सोचेंगे तो फिर आप कहीं नहीं सेफ हैं, लेकिन मैं बाकी शहरों की कंपेयर अगर आप करोगे, मैं दिल्ली में भी रही हूँ 3-4 साल, हम्म। तो मुझे दिल्ली का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कहूंगी अगर मैं अभी बॉम्बे में रह रही हूँ तो बॉम्बे बहुत सेफ है। बिल्कुल। यस। और दूसरी तरफ आपने धुरंधर देखी होगी, हम्म। रणबीर सिंह काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे, पूरी इंडस्ट्री ने उनका बायकॉट कर दिया था। वो चर्चाएं क्या थी, हम्म। क्या माहौल था मुंबई का उस वक्त? एक्चुअली क्या है ना कि रणवीर सिंह तो आउटसाइडर है। हम्म। आप जानते हो ना, वो खान परिवार से हैं, ना ही वो कपूर से हैं, हम्म। तो प्रॉब्लम होती है। और डायरेक्ट उसकी मूवी धुरंधर बहुत ज्यादा हिट हो गई है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, तो इसकी वजह से लोगों में जेलेसी, तो मैं बोलूंगी जेलेसी होती है, अफसोस होती है। हम्म। इसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में अनबैन कर दिया उनको। बिल्कुल। उन्होंने खुद आके मीडिया में आके कहा कि अच्छा, बैन एक से हटा दिया गया। नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि 100 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई थी? सब ये गलत बात बोल रहे हैं, झूठ। मूवी स्टार्ट नहीं हुई, शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, ऐसे ही आपका 100 करोड़ का नुकसान होगा कैसे? मैं हम्म। जानती हूँ आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल। समझ गई, हम्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बात झूठ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको लगता है वो नुकसान दबाव, नहीं हुआ। वो जो दबाव था, वो एक व्यक्ति विशेष है, डायरेक्टर है, वो एक शो भी चलाता था काफी फेमस जिसमें कॉफी का प्याला होता था, क्या वहां से शुरुआत भाई, हुई रणबीर के खिलाफ? अब सब लोगों ने, मुझे लग रहा है सब ने मिलकर गैंग अप किया है, बिकॉज ये इधर अकेला है और उधर सब है। और आपने देखा होगा, किसी ने जब धुरंधर आई थी उसका एड किसी ने अपने ना तो इंस्टा स्टोरी पे लगाई, ना ही किसी ने उसकी कोई तारीफ की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी आपने देखा होगा अल्फा आ रही है जो आलिया भट्ट की है, हम्म। आपने देखा होगा कितने लोगों ने स्टेटस लगाया। हम्म। उसमें ऐसा क्या है आप बताओ जो धुरंधर में नहीं था? इतनी हिट मूवी दी है उसने, और इतनी मेहनत की है रणवीर सिंह ने, फिर भी उसका किसी ने कोई तारीफ नहीं, कुछ भी नहीं बोला, किसी कोई बॉलीवुड से कुछ बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। और देखो अल्फा का टीजर आपने देखा होगा, जब रिलीज हुआ तो सबने अपने स्टोरी पे लगाया, हम्म। तो ये सब क्या है? वन साइडेड ही है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक और आप चीज दिल पे तो पूछना सब लोग। चाहेंगे आपसे। एयरपोर्ट पे कोई भी सेलिब्रिटी जाता है या फिर कहीं से आ रहा है तो पेपराजी पहले वहां पर पहुंचता है, क्या ये पीआर स्टंट होता है या फिर वाकई उनको पता होता है कि आ रहे हैं तो उनको कवर करना है और ऐसे ऐसे पोस्ट लिए जाते हैं ताकि ये वायरल हो जाए? कुछ लोग तो पीआर स्टंट भी मैं बोलूंगी इसको, हम्म। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिनके लिए बुलाना नहीं पड़ता, वो उनके लिए अपने आप जाते हैं जिनको चाहिए। अदरवाइज मोस्टली लोग इन्फॉर्म ही करते हैं जो वहां पर आते हैं एयरपोर्ट में, पैसे भी देते हैं, तो पीआर स्टंट है अच्छा प्रीति, डेफिनेटली। एक बड़ा ही बोल्ड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा।
वाक़ई पुरानी फ़िल्मों में हम देखा करते थे, जो एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनके तन पर पूरे कपड़े हुआ करते थे। हालाँकि मैं कोई संकीर्ण मानसिकता वाला या कंज़र्वेटिव व्यक्ति नहीं हूँ। हर किसी को अधिकार है, कोई बिकिनी डालकर कहीं पर जाए या फिर कुछ भी डाले, वो स्वतंत्र है व्यक्ति। लेकिन क्या इंडस्ट्री में अंग प्रदर्शन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है? नहीं मुझे लगता है डिसेंट आपको रहना चाहिए बट बहुत अभी तो मैंने देखा था, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन जो मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लगा, मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं ऐसा नहीं पहनना चाहिए। हुँ, हुँ। जब मुझे लगा सोचो बीइंग अ गर्ल मुझे लगा तो बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा। जैसे गेटअप हैं तो वो मुझे लगता है नहीं ज़रूरत नहीं है उतना करने की। नहीं, ये जो भागदौड़ है, ये हॉलीवुड से कंपेयर करने की दौड़ में ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, नहीं ये मुझे लगता है कि ये व्यूज़ के लिए करते हैं, फेमस होने के लिए करते हैं कि हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाएँगे, लोग देखेंगे उसके लिए करते हैं ये। नहीं, मैं बाकी किसी का स्क्रिप्टिंग की भी मतलब बात कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, इंटीमेट सीन्स की बात करें या फिर उस तरह का परिधान हो, वैसा कुछ? कॉपी तो करते हैं देखो हॉलीवुड की बिकॉज़ आजकल आप देखा होगा आपने जो भी मूवियाँ आती हैं, पहली बात तो वो चलती ही नहीं है। हुँ, आपने देखा होगा बहुत कहाँ मूवियाँ चलती हैं आजकल बिकॉज़ ये लोग जो बना रहे हैं वो क्या कंटेंट कॉपी करके ही बना रहे हैं हुँ, मोस्टली। जो भी मूवियाँ बना रहे हैं कॉपी करके तो कौन देखना चाहेगा पुरानी, कहीं न कहीं से उठा के बहुत सारी मूवी तो इससे पहले जो हिट मूवी थी उसका भी उन्होंने कॉपी किया था चाइनीज़। हुँ, हुँ। तो कॉपी करके ही बनाते हैं और वहाँ का ये लोग अपनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करेंगे और आजकल तो हर मूवी मुझे लगता है कि इंटीमेट सीन्स के बिना चलती ही नहीं है। हर बिल्कुल, मूवी में वो लोग इंटीमेट सीन डाल ही देते हैं लोग। बिल्कुल आप यूपी तो से हैं, छोटे शहर से हैं और कल्चर को भी आप समझती हैं। लेकिन इसको मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड कहें या फिर क्या कहें? क्योंकि आजकल देखिए कि टीवीसी की बात करें या फिर किसी एपिसोड की बात करें या फिर ओटीटी पर भी कितनी वल्गैरिटी चल रही है। सी ग्रेड फ़िल्में भी काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हो रही हैं। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं सेंसर बोर्ड को इस ओर ध्यान देना चाहिए कहीं क्योंकि भारत की संस्कृति का भी एक मुद्दा है। देखो मैं इस पे बोलूँगी मैं मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है या जो मैं अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं ये बोलूँगी कि इसमें ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हुँ, हुँ। सिंपल सी कोई चीज़ है, अगर आप उसे देखोगे नहीं तो हम बनाएँगे कैसे? ओके। ऑब्जेक्शन तो हर किसी को है, हुँ, हुँ। लेकिन कोई उस पे अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहता। आप देख रहे हो इसीलिए हम बना रहे हैं, हुँ। अच्छा ऐसी चीज़ें प्रीति हो रही है, समझ रहे हो? प्रीति अगले 2-3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं पूरी मेरी कोशिश है और मैं मेहनत भी उसी तरीके से कर रही हूँ कि आप तो आप क्या मतलब जानने ही लगेंगे लोग। इतनी मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी लोगों को बस बताना भी ना पड़े। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रीति, आपने हमें समय दिया है, हमसे बातचीत की है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। थैंक यू सो मच समर, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੂ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।